पापा, माँ खाने के लिए बुला रही है, जल्दी चलो ना, क्योंकि बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे बेटी, अगर तुझे भूख लग रही हो तो तू खाना खा लेना, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। हाँ, भूख तो लग रही है, पर मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगी। अच्छा ठीक है बेटी, चल घर चलते हैं, मिलकर आराम से खाएंगे। काव्या की बात सुनकर रामू हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखने लगा और फिर दोनों बाप बेटी साथ साथ घर की तरफ चलने लगे। ये कहानी है रामू की। उसकी दो बेटियां काव्या और सोनाली दोनों अपने बाप रामू और माँ मीना के साथ गांव में रहती थीं। उनके घर के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा खेत था और खेत के पास ही एक गहरा शांत सा तालाब। पापा, ये खेत तो हमारा काम का है, लेकिन ये तालाब, ये तो किसी काम का नहीं। तो आप इसको बेच क्यों नहीं देते? इसको बेचकर जो पैसे आएंगे उसमें से हम कुछ अच्छी चीजें खरीद लेंगे और कुछ जरूरी चीजें भी ले सकते हैं। पापा सोचिए ना, घर की मुश्किलें भी कम हो जाएगी। ऐसे कभी मत बोलना। पता है इस तालाब को बनाने के लिए तुम्हारे ग्रैंडपा ने कितनी मेहनत की थी। ये सिर्फ पानी का तालाब नहीं है, ये उनकी आखिरी याद है। उनकी सारी जिंदगी की तपस्या, उनकी सांस सांस का पसीना लगा है इसमें। इसको बेचने की बात मत करो बेटा, दिल दुख जाता है। क्या सच में उन्होंने इतना बड़ा तालाब खोद दिया था? फिर उसके बाद क्या हुआ पापा, बताइए ना। ग्रैंडपा ने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा काम क्यों किया और उनके साथ फिर क्या हुआ? अच्छा, तो तुम पूरी कहानी सुनना चाहती हो? तो फिर सुनो, आज मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। बहुत साल पहले एक भयंकर सूखा पड़ा था। इतनी खौफनाक परिस्थिति थी कि सब लोग टूट गए थे, लेकिन तुम्हारे दादाजी वो कभी हारे नहीं। उस साल एक बूंद बारिश नहीं हुई थी। गांव के पास ना फसल बची, ना पानी और ना ही जीने की कोई उम्मीद। सब लोग मजबूर थे, किसी के पास कुछ करने को था ही नहीं। लेकिन दादाजी एक दिन हाथ में फावड़ा लेकर चुपचाप मिट्टी खोदने निकल पड़े। गांव वालों को लगा जैसे उन्हें दुख ने पागल कर दिया हो, पर सच तो ये था कि वो सबकी तकलीफ अपने सहते हुए उनकी मदद के लिए लड़ रहे थे। दादाजी दिनों तक, फिर हफ्तों तक और फिर कई महीनों तक उसी जगह मिट्टी खोदते रहे। आखिर जब उनकी मेहनत ने जमीन का दिल छेड़ दिया, वहां एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। और फिर जिस दिन बारिश हुई ना बेटा, वो गड्ढा एक बड़े तालाब में बदल गया। इतना पानी भर गया कि पूरे गांव की जिंदगी लौट आई। उसके बाद गांव वालों को समझ आया कि दादाजी पागल नहीं थे, बल्कि सबके लिए लड़ रहे थे। उन्हें तब पता चला कि दादाजी तो बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे थे, ऐसा पानी जो आने वाले कई सालों तक पूरे गांव का सहारा बनेगा। तब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें याद आया कि एक आदमी की मेहनत कितनी जिंदगियां बचा सकती है। अरे वाह, दादाजी ने तो बढ़िया दिमाग लगाया। हाँ बेटा, अब तुम्हारे दादाजी नहीं रहे, लेकिन उनका ये तालाब और उनकी छोड़ी हुई यादें अब भी हमारे साथ हैं। जो काम उन्होंने जिंदगी भर किया, वो हमारी सारी उम्र हमारा सहारा बनकर रहेगा। दादाजी चले गए, पर उनका प्यार, उनकी मेहनत और उनका आशीर्वाद कभी नहीं जाएगा। ओहो, अगर तुम्हारी कहानी खत्म हो गई हो तो अब चलो खाना खाने आ जाओ। मैं खाना लगा रही हूँ, थोड़ा गरम गरम है, ठंडा हो जाएगा बेटा। ऐसे ही बहुत साल बीत गए और फिर एक साल गांव पर दोबारा एक भयंकर सूखा टूट पड़ा। परिवार के लिए वक्त बहुत ही मुश्किल हो गया और रामू गर्मी की मार से बीमार पड़ गया। धूप की तपिश, हवा की जलन, सब कुछ इतना कठिन था कि रामू भी सूखने लगा और साथ साथ दादाजी का बनाया हुआ तालाब भी धीरे धीरे सूखता जा रहा था। माँ, तुम चिंता मत करो, हम पापा को शहर ले जाएंगे और उनका इलाज करेंगे। पर इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है बेटी। काश कुछ कर पाता, पर हालत ही ऐसे हो गए हैं कि समझ नहीं आ रहा कहाँ से लाऊं इतना पैसा। हम कर्जा लेंगे, मैं अभी जाकर साहूकार से बात करती हूँ। काव्या गांव के साहूकार के पास गई और शांत आवाज में घर की सारी तकलीफ बताई। उसने कहा, साहूकार जी,
घर में बहुत परेशानी चल रही है। पापा बीमार है और हमारे पास कुछ पैसे नहीं बचे। ऊहू, रामू तो बहुत अच्छा इंसान है। मैं कर्जा तो दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? हमारे पास तो सिर्फ वो तालाब ही है। उस तालाब के कागज में क्या करूंगा? उसको तो कोई लेगा भी नहीं। एक काम करो, तुम्हारा जो खेत है ना, उसका कागज मुझे दे दो और 2 लाख रुपए मुझसे ले लो। काव्या वो खेत का कागज देना नहीं चाहती थी, क्योंकि वही खेत उनके परिवार का एकमात्र सहारा था। लेकिन ना चाहते हुए भी उसे वो कागज देना पड़ा और वो मजबूरी में साहूकार से 2 लाख रुपए लेकर वापस लौट आई। माँ तुम बिल्कुल चिंता मत करना, देखना पापा का अच्छे से इलाज हो जाएगा और वो पहले जैसे सही हो जाएंगे। कुछ समय बाद पूरा परिवार बस में बैठकर शहर चला गया। शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में जाकर पता चला कि रामू की किडनी खराब हो गई है और इलाज के लिए 4 लाख रुपए चाहिए। ये सुनते ही मीना और दोनों बेटी चुप हो गईं। उनके चेहरे पर डर और चिंता क्लियरली दिख रही थी। मीना के मन में बस एक ही बात चल रही थी, अब इतने पैसे का जुगाड़ कैसे होगा। काव्या और सोनाली भी आंसू रोककर सोच रही थी कि पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। परिवार पर बहुत बड़ा बोझ आ गया था। काव्या, तुम एक काम करो, सोनाली को लेकर गांव चली जाओ। बेड के पास जो संदूक रखा है उसके अंदर कुछ चांदी के गहने हैं, उनको ले लाना। लेकिन माँ उसमें क्या होगा, हमें तो और 2 लाख की जरूरत है। अरे कुछ तो हो जाएगा, हम मिलकर कुछ ना कुछ देख लेंगे। मीना की बात मानकर दोनों बहनें गांव आ गईं। घर आते ही दोनों सीधा सिंदूक के पास गई, जिसे आज तक कभी नहीं खोला गया था। काव्या ने धीरे से कहा, चलो सोनाली खोलते हैं। दोनों ने सिंदूक खोला। उसके अंदर एक छोटा बॉक्स रखा हुआ था। जब उसको खोला तो अंदर मीना के कुछ ज्वेलरी थी, चांदी की पायल, बालियां और एक हल्की सी चेन। दोनों बहनें कुछ पल के लिए चुप हो गई। फिर काव्या ने कहा, चलो ये लेकर हॉस्पिटल चलते हैं, पापा का इलाज करवाना है। हे भगवान, आज माँ की शादी की चीजें भी बेचनी पड़ रही है। तुरंत सोनाली की नजर बॉक्स के अंदर पड़ी हुई एक चिट्ठी पर गई। उसने हैरानी से कहा, दीदी ये क्या है? दोनों बहनें ने चुटकियों से चिट्ठी उठाई और धड़कते दिल के साथ पढ़ने लगी। चिट्ठी दादाजी ने रामू के लिए लिखी थी। पहले ही लाइन पर लिखा था, मुझे पता है तुम मुझे बहुत प्यार करते हो, पर अब मेरी उम्र हो रही है और ये बीमारी भी मुझे जल्दी ले जाएगी। तुमने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई मेरे इलाज में लगा दी, जो सही नहीं था बेटा, क्योंकि आगे तुम्हारे बच्चों को भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। काव्या के हाथ कांप गए। सोनाली ने चुपचाप चिट्ठी पकड़ी रखी। चिट्ठी में आगे लिखा था, मैंने तुमसे एक राज छुपा कर रखा है, ऐसा राज जो सही समय पर तुम और तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। दरअसल तालाब खोदते वक्त मुझे एक चीज मिली थी, एक ऐसी चीज जो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर देगी, और वो सब कुछ मेरे हृदय में संभाल कर रखा है। दादाजी ने कहीं पे पैसे और गहना छुपा के रखे हैं क्या? लग तो रहा है जरूर दादाजी के पास ऐसा कुछ था जिसकी मदद से वो खुद को बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने वो सब चीजें पापा और हमारे लिए छोड़कर चले गए। पर क्या पापा को ये सब कभी पता ही नहीं चला? कैसे पता चलता? वो तो सब कुछ छुपा कर रखे हुए थे। आज अचानक मेरी नजर यहाँ से पड़ गई, लेकिन इस चिट्ठी के नीचे क्या लिखा है? मैं अब दादाजी का हृदय कहाँ से लाऊं? अरे बुद्धू, दादाजी ने यहाँ कुछ लिख रखा है। वो कह रहे थे कि सब कुछ उनके हृदय के पास है, मतलब कुछ ऐसी चीज जो उनके दिल के बिल्कुल करीब थी। हृदय के पास तो पापा है। ओहो, लेकिन अगर पापा के पास होता तो पापा को पता होता उनकी हृदय के पास वो तालाब है। बस सही कहा तूने सोनाली, लेकिन इतनी बड़ा तालाब में हम कहाँ ढूंढेंगे? सोच सोनाली, जरा सोच। हाँ, उनके दिल के पास जो तालाब था उसका दिल तो बिल्कुल बीच में होता है। हम रात को
चुपचाप उस तालाब के पास जाएंगे और तालाब के बिल्कुल बीच में खोदेंगे। शायद वहीं वो राज छुपा हो। उस दिन रात को दोनों बहन तालाब के बीच खोदने के लिए निकल गई और तालाब के बीच खोदने लगे और उनको एक पुराना बॉक्स मिला। बॉक्स खोला तो अंदर बहुत सारे सोने के गहने थे। दोनों बहन सब गहने लेकर चुपचाप घर आ गई। अगले दिन सोने की दुकान जाकर उन्होंने गहने बेच दिए और बहुत सारे पैसे ले आए। पैसे मिलते ही दोनों शहर चले गए। वहां रामू का अच्छे से इलाज हुआ। साहूकार का पैसा भी वापस चुका दिया। फिर कुछ दिनों बाद सारा परिवार एक साथ घर लौट आया। एक दिन घर में अरे बेटी, तुमने तो बताया ही नहीं, इतना पैसा तुम कहाँ से लाई हो? काव्या वो चिट्ठी पापा के हाथ में दी और चुपचाप सारी बात बता दी। लेकिन बेटी, बाकी के पैसे से हम क्या करेंगे? माँ, उसको बेचकर हम इस तालाब को बहुत अच्छे से बनाएंगे। तालाब में हम मछली छोड़ेंगे और पास में एक छोटा सा गार्डन भी बनाएंगे ताकि गांव के लोग वहां आराम से बैठ सकें। साथ ही साथ साफ पानी के लिए एक बड़ा फिल्टर भी लगाएंगे, जिससे जो भी लोग तालाब के पास आएंगे ठंडे और मीठा पानी पिएंगे। और ये सब देखकर दादाजी को मन को सच्ची वाली शांति मिलेगा।